बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 7 नॉलेज 7.4 का आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 4 है। और इसमें हमने बेसिकली एनर्जी कन्वर्जन और एनर्जी कंजर्वेशन को अंडरस्टैंड करना था। एनर्जी कन्वर्जन के हवाले से तो काफ़ी हमने बातें डिस्कस की कि हमने ये बात की थी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्टन हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे खड़े होके ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो उसका मतलब उस केस में आपने उसको मोशन दी और मोशन की वजह से उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो अब कन्वर्ट होती है किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। तो अपवर्ड मोशन में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है और डाउनवर्ड मोशन में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये बातें हमने कन्वर्जन में डिस्कस की थी। फिर हमने फ्रिक्शन को भी इन्वॉल्व करके बात की थी कि जब फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है तो हमें फिर वहां पे उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो एनर्जी जो हम फ्रिक्शन में इस्तेमाल करते हैं वो एटम्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती है। कौन से एटम्स? यानी अगर आपके पास दो सरफेस हैं, उस पे आप एक सरफेस को मूव करवाना चाह रहे हो तो जो एटम्स इन कॉन्टेक्ट हैं, ठीक है ना, वो आपस में जकड़े हुए हैं, जब आप फोर्स लगाओगे तो जाहिर सी बात आप उसको एनर्जी दोगे, वो एनर्जी एटम्स को मिलेगी, एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और जब एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या बढ़ता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज होता है और हीट प्रोड्यूस होती है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जब आप कहीं भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगी तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में जो एनर्जी इस्तेमाल होगी वो एनर्जी किस शक्ल में अपीयर होगी? हीट की शक्ल में अपीयर होगी। तो फिर हमने फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करके भी एनर्जी कन्वर्जन को अंडरस्टैंड किया था। तो बताओ जरा बेटा, अगर एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टन हाइट से ड्रॉप किया जाए तो एक हाइट पे तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन नीचे आते हुए बताओ हमें कौन सी एनर्जी मिलती है वहां पे? और फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी कुछ एनर्जी इस्तेमाल होगी और वो एनर्जी किस शक्ल में मिलेगी? हीट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में मिलेगी। तो फिर जब डाउनवर्ड मोशन है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी टू फॉर्म्स में जाहिर होती है, एक काइनेटिक एनर्जी के तौर पर और दूसरा हीट के तौर पर। बेटा इधर तो जो दो, एक काइनेटिक एनर्जी के तौर पर और दूसरा हीट के तौर पर हमें मिलती है। तो ये भी एनर्जी कन्वर्जन ही हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग पार्टली इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड पार्टली इनटू हीट, पार्टली इनटू थर्मल एनर्जी। और ऐसे ही अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हो तो ऊपर थ्रो करने में क्या होगा? बताओ जरा बेटा। काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन की प्रेजेंस में बात करनी, तो फ्रिक्शन की प्रेजेंस में जब ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करोगे तो वहां पे हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी पार्टली कन्वर्ट होगी किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में और पार्टली हीट में, थर्मल एनर्जी में। तो ये सारी बातें हमारी किसके बारे में थी? एनर्जी कन्वर्जन के बारे में भी थी। इसके बाद दूसरा फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो है एनर्जी कंजर्वेशन। वो भी हमने आज जो है इसको डिस्कस करना है। लेकिन इस एनर्जी कन्वर्जन के बाद एक और एसएलओ है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है? डिस्क्राइब हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। एनर्जी कैसे ट्रांसफर की जाती है? आपको पता है कि एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है। ट्रांसफर जैसे आप फर्ज करो एक बॉल रेस्ट पे है और दूसरा बॉल पीछे से मूव कर रहा है। अब मूव करने वाले बॉल के पास कौन सी एनर्जी है? हाँ जी बेटा जी, मूव करने वाले के पास कौन सी एनर्जी है? मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। और जो रेस्ट पे है उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब अगर इनकी कोलिजन होती है तो कोलिजन में क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो भी मोशन में आएगा। अगर वो मोशन में आता है तो इट मींस उसको क्या मिला? एनर्जी मिली। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट था पीछे था, कोलिजन पे उसने अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट आगे रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को दे दिया। तो ये एनर्जी का ट्रांसफर है। ये क्या है? एनर्जी का ट्रांसफर है। तो एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सकती है और एनर्जी ट्रांसफॉर्म भी हो सकती है। ट्रांसफॉर्म का मतलब एक शक्ल से
दूसरी शक्ल में भी बदल सकती है। और उसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हो तो हाइट पे उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे जैसे नीचे आएगी तो फिर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। तो एक एनर्जी की शक्ल दूसरी शक्ल में तब्दील हो गई, दैट इज कॉल्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड। क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी की ट्रांसफरिंग भी पॉसिबल है, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन भी पॉसिबल है, और इवन एनर्जी स्टोर भी हो सकती है। एनर्जी क्या हो सकती है? स्टोर भी हो सकती है। आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो तो हीट करके उसके अंदर एनर्जी स्टोर कर सकते हो, और वहां पे वो जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी किस शक्ल में होगी? अगर आपने पढ़ा हो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। खैर वो भी हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। इसके अलावा जो है वो बैटरी के अंदर, सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर भी आपके पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल एनर्जी वहां पे कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो लेकिन वो एनर्जी चार्जेस के अंदर स्टोर रहती है, और उसी एनर्जी की हेल्प से आप सर्किट के अंदर करंट का फ्लो करवाते हो, सर्किट्स के अंदर करंट का फ्लो करवाते हो। तो एनर्जी को स्टोर भी किया जा सकता है डिफरेंट इवेंट्स के ड्यूरिंग, इवेंट्स या प्रोसेसेस के ड्यूरिंग। हमने इसमें कुछ एनर्जी ट्रांसफर को डिस्कस करना है। एक है मैकेनिकल वर्क के ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफर, और दूसरा इलेक्ट्रिकल वर्क डन के ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफर, और हीटिंग के ड्यूरिंग। और किसके ड्यूरिंग? हीटिंग के ड्यूरिंग। तो इस एसएलओ में हमने एनर्जी ट्रांसफॉर्म, एनर्जी स्टोर या एनर्जी ट्रांसफर्ड को डिस्कस करेंगे इन तीन सिचुएशन के अंदर जो इस एसएलओ के अंदर मेंशन है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है नेक्स्ट एसएलओ में क्या करना है हमने? स्टेट एंड अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन जो है उसके प्रिंसिपल को हमने वहां पे अप्लाई करना है और स्टेट भी करना है। ये भी देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से मतलब क्या है। वैसे कंजर्वेशन का वर्ड आपने पहले भी पढ़ा होगा, याद है कुछ? कंजर्वेशन का मतलब क्या है बेटा? कंजर्वेशन से क्या मुराद है? फिक्स रहना, कांस्टेंट रहना, मुस्तकिल रहना, ठीक है, उसमें तब्दीली ना आना। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन भी अंडरस्टैंड होगी अभी। और तीसरा एसएलओ जो है उसमें क्या है? हमने जस्टिफाई करना है वाई आ परपेचुअल एनर्जी मशीन। परपेचुअल का मतलब को होता है खुद ब खुद चलने वाली, उसको बाहर से कोई इनपुट एनर्जी ना देना पड़े, वो आप खुद ही एनर्जी जनरेट करें और उसी एनर्जी की वजह से खुद भी चले और किसी डिवाइस को भी चलाए। तो इस तरह की मशीन को हम क्या कहेंगे? परपेचुअल मशीन। कौन सी है? परपेचुअल एनर्जी मशीन। तो हमने इस चीज को जस्टिफाई करना है कि परपेचुअल एनर्जी मशीन डू नॉट वर्क, ये एग्जिस्ट नहीं करती, वर्क नहीं कर सकती, ठीक है। उसकी रीजन भी हम डिस्कस करेंगे, ये क्यों वर्क नहीं करती, यानी इस तरह की एनर्जी बनाना नामुमकिन सी बात है। तो वो बातें हम यहाँ पे आज के लेक्चर में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो बेटा पहला काम आता है कि मैकेनिकल वर्क के ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफर। बेटा अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो तो पुश करने का मतलब क्या है? अगर आपके पास एनर्जी नहीं, खाना नहीं खाया हुआ, तो आप उसको पुश नहीं कर पाओगे, आपके पास एनर्जी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने खाना खाया हुआ है, आपके पास क्या है? एनर्जी है। अब आप ऑब्जेक्ट को पुश करोगे तो पुश करके आपने क्या किया? आपने उसको एनर्जी दी, और उस एनर्जी की वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अपनी जगह से मूव करेगा, ठीक है, और मूव करेगा और डिस्प्लेस होगा, उस पर वर्क होगा। तो ये आपने अपनी एनर्जी उसको दे के उसको उसकी जगह से क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया है, उस पर वर्क किया है। तो इसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। जो वर्क करने में इस्तेमाल होगी उसे क्या कहेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। तो ये मैकेनिकल एनर्जी में एनर्जी ट्रांसफर की एक मैंने आपको एग्जांपल दी है। एक और भी एग्जांपल है कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट पे है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। अब जब वो नीचे आएगा तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी किस शक्ल में अपीयर होगी? नहीं, अगर आप फ्रिक्शन वगैरह को भी फ्रिक्शन को नजरअंदाज कर दो, चलो फ्रिक्शन को नजरअंदाज करके बात करो काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में, तो ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है, एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो रही है। ये जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, कलेक्टिवली इन दोनों एनर्जीज को कौन सा नाम देते हैं हम? मैंने बताया हुआ है आपको, ये एनर्जी की किस एनर्जी की मेन टाइप्स हैं?
कौन सी मेन एनर्जी जिसकी दो टाइप्स हैं? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक है काइनेटिक एनर्जी। तो ये दोनों मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स हैं। खैर, तो आपने इस एग्जांपल के अंदर भी ये देखा कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू। अच्छा, जब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्राउंड के साथ हिट करेगा तो हिट करने में वहां पे साउंड प्रोड्यूस होगी, साउंड भी एनर्जी है, और इसके अलावा हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो इट मींस आपकी वही काइनेटिक एनर्जी किसी और शक्ल में कन्वर्ट हो गई, और वो कौन सी है? साउंड और हीट। तो एक चीज आपने सीख ली कि एनर्जी ट्रांसफर भी हो सकती है और एनर्जी ट्रांसफॉर्म भी हो सकती है। क्या हो सकती है? एनर्जी ट्रांसफॉर्म भी हो सकती है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील भी हो सकती है। तो ये बातें आपने मैकेनिकल वर्क के हवाले से अंडरस्टैंड कर ली। इसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन। बेटा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन में होता क्या है कि आपके पास सेल के अंदर अगर बात करें तो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। इसको हम जरा देख भी लेते हैं एक सिमुलेशन से। जी बेटा, ये ना हमारे पास सेल का इंटीरियर दिखाया हुआ है। ये दो इलेक्ट्रोड हैं इसके अंदर, और इसके अंदर ये यहाँ पे कुछ सोल्यूशन है और इसके अंदर चार्जेस हैं। अब होता क्या है कि केमिकल रिएक्शन में ये समझो, ये जो मोटर ज़ाहिर की हुई ना, ये समझो कि केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो ये मोटर क्या करेगी, यानी केमिकल रिएक्शन क्या करेगा कि एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को उठाएगा और दूसरी प्लेट पे रखेगा। इससे होगा क्या कि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा और एक पे नेगेटिव चार्ज। तो जब एक प्लेट पॉजिटिव होगी, एक प्लेट नेगेटिव होगी, तो उनके दरमियान एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने में जो चार्जेस एक प्लेट से उठा के दूसरी प्लेट पे रखे गए हैं उनके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। कौन सी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? तो ये कौन सी एनर्जी यहां पे आई है? कहां से आई? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है। केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा था? वहां पे केमिकल एनर्जी थी, और वो केमिकल एनर्जी जो है वो उसने चार्जेस को स्टोर किया, और चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको देख भी सकते हो, अगर मैं इसको चार्जिंग को यहां पे, हाँ जी बेटे, ये जरा देखिए, ये जो आपका ये प्रोसेस है, ये प्रोसेसिंग हो रही है केमिकल रिएक्शन के थ्रू। चार्जेस जो है नेगेटिव चार्जेस दूसरी प्लेट पे चले गए, और इस तरह से हुआ क्या है कि जब ये चार्जेस यहां पे जाके स्टोर होंगे, तो आप मुझे बताओ कि एक नेगेटिव चार्ज है और आपने एक प्लेट पे रखा, और फिर आपने दूसरा नेगेटिव चार्ज वहां पे जब शिफ्ट करोगे, तो पहले वाला नेगेटिव चार्ज और मजीद रखने वाला नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है ना? और आप अगर चाहते हो कि चार्जेस को प्लेट पे रखा जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क यहां पे केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा है, केमिकल एनर्जी के थ्रू हो रहा है। और जो भी वर्क वहां पे किया जाएगा वो चार्जेस में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। और पोटेंशियल एनर्जी की भी बहुत सारी शक्लें होती हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। चार्जेस के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एक रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हो, तो वहां पे जब आपने वर्क किया तो वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। और अगर आप ये अर्थ सरफेस पे से ऑब्जेक्ट को उठाते हो और एक हाइट पे लेके आते हो, तो वहां पे बताओ, वहां पे जो वर्क किया वहां भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये वाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है जो चार्जेस के अंदर स्टोर हुई है। अभी इसको कहते हैं चार्जिंग का प्रोसेस। अब जरा डिस्चार्जिंग को देखते हैं। डिस्चार्जिंग का मतलब, जब एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव। तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। इनके दरमियान अगर हम एक बल्ब लगा दें, क्या करें? तो ये चार्जेस उस बल्ब में से मूव करेंगे। यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल होगी करंट के फ्लो में, और ये चार्जेस की एनर्जी बल्ब के अंदर के एटम्स को मिलेगी और किसी और शक्ल में नजर आएगी। किस शक्ल में? लाइट की शक्ल में। बल्ब ग्लो करेगा,
तो बल्ब ग्लो करेगा मतलब लाइट देगा, और लाइट भी एक एनर्जी की शक्ल है, या हीट भी प्रोड्यूस होगी, इसका मतलब हीट भी एक एनर्जी है। तो आपकी यही एनर्जी किस शक्ल में आ गई, हीट और लाइट की शक्ल में। तो इस पूरे प्रोसेस, इसको आप चेक भी कर सकते हो, अगर मैं डिस्चार्जिंग को दिखाता हूं, ये आप चेक करेंगे, जब देखें ये चार्जेस मूव कर रहे हैं और बल्ब जो है ये ग्लो कर, हीट भी प्रोड्यूस होगी यहां पे। तो आप में बेटा मुझे बताओ कि इस पूरा प्रोसेस जो मैंने समझाया चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, इसमें कौन कौन सी एनर्जी की कन्वर्जन हुई, सबसे पहले कौन सी एनर्जी थी सेल के अंदर? नहीं बेटा, आप सुन नहीं रहे सही तरह। केमिकल एनर्जी थी बेटा, सबसे पहले केमिकल एनर्जी थी, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से, और उस केमिकल रिएक्शंस के प्रोसेस के ड्यूरिंग वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हाँ जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और फिर वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है बल्ब के अंदर जाके हीट और लाइट में कन्वर्ट हो गई। तो ये एनर्जी की कन्वर्जन हो रही है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जा रही। तो ये आपने यहां पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन को अंडरस्टैंड किया कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन में एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग कैसे हो रही है। अब हम आते हैं यहां पे वापस स्लाइड पे। जी बेटा, कौन सी वाली बात, सिमुलेशन वाली बात? यस सर। बेटा मैंने कहा कि सेल के अंदर जाहिर सी बात है उसका इंटीरियर आपने केमिस्ट्री में भी शायद आपसे डिस्कस किया हो कि उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को एनोड कहते हैं, एक को कैथोड कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सोल्यूशन भी होता है, जैसे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है कोई, ठीक है ना। तो वो जो डाइल्यूट सोल्यूशन रखा होता है उसके अंदर आपके पास चार्जेस होते हैं, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन किससे रिलेटेड एक एनर्जी है जिससे आप केमिकल एनर्जी का नाम देते हो। और वो केमिकल एनर्जी क्या करती है, चार्जेस को एक प्लेट से उठाती है और दूसरी प्लेट पे रख रही है। तो इसका मतलब इसमें वर्क करना पड़ा, तो वो वर्क जो है वो किस फॉर्म में अपीयर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। यानी जब चार्जेस को रखा जाएगा तो चार्जेस के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, यानी स्टोरिंग एबिलिटी वाली बात भी हो रही है, यहां पे एनर्जी स्टोर की जा रही है, केमिकल एनर्जी स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और फिर वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस के अंदर स्टोर हो गई है, उसकी वजह से आप सर्किट के अंदर कोई डिवाइस चला सकते हो। जैसे यहां पे आपने देखा कि बल्ब लगा दें तो बल्ब के अंदर वो चार्जेस मूव करेंगे, ठीक है, और इस तरह से वो एनर्जी जो उनके पास थी वो बल्ब के एटम्स को मिलेगी। जब एटम्स को मिलेगी तो वो एटम्स क्या करेंगे, लाइट को प्रोड्यूस करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे। किसको प्रोड्यूस करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे, लाइट प्रोड्यूस करेंगे। तो जो एनर्जी डिवाइस के अंदर गई वो लाइट और हीट की शक्ल में आ गई। तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कह लो, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे लाइट और हीट में कन्वर्ट हो गई। तो इसमें आपने देखा कि एनर्जी कैसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो रही है, ठीक है। और कौन सी एनर्जी स्टोर हुई है यहाँ पे, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोरिंग हुई है। अब हम आते हैं यहाँ पे हीट ट्रांसफर। बेटा जब आप दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफर क्या होता है, हीट क्या होती है, हीट किसे कहते हो, जो एनर्जी फ्लो में होती है ना उसे बेसिकली हीट कहा जाता है। जो एनर्जी किस में आती है बेटा, फ्लो में आती है, उसे आप हीट का नाम देते हो, ठीक है। अगर फर्ज करें आपके पास एक रॉड है, मेटेलिक रॉड है, आप इसके एक एंड को हीट करते हो, एनर्जी देते हो, ठीक है ना, आग लगा देते हो यहां पे। अब ये जो आपने एनर्जी दी, ठीक है ना, ये फ्लो करेगी और इस एंड से इस एंड तक जाएगी। ये जो एनर्जी फ्लो में है दैट इज कॉल्ड हीट। तो एनर्जी हीट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है अगर जब भी आप एक दो ऑब्जेक्ट के दरमियान फिजिकल कॉन्टैक्ट करते हो, क्या करते हो, फिजिकली उनको आपस में जोड़ते हो, या एक ही ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स में भी ये एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। जैसे रॉड की एग्जांपल दी है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है, तो आप अगर एक एंड को गर्म करोगे तो ये हीट दूसरे एंड तक चली जाएगी, ठीक है। या फिर आपके पास दो बॉडीज हैं, एक गर्म है और एक ठंडी है, उनको आपस में जोड़ो तो वहां भी क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा।
किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, यानी जिसका ज्यादा टेम्परेचर है उससे हीट ट्रांसफर होगी किसकी तरफ? कोल्ड बॉडी की तरफ, कम टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ। तो खैर ये एनर्जी के ट्रांसफर के तीन प्रोसेसेस हैं, एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन और एक है रेडिएशन। अब ये जो तीनों प्रोसेसेस है ना हीट के ट्रांसफर के, किसके ट्रांसफर के? हीट के ट्रांसफर के, इनकी ज्यादातर डिस्कशन जो है ये आपकी 10th क्लास में होगी। यहां पे हम थोड़ा बहुत जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कंडक्शन जो है उसके लिए जरा सिमुलेशन खोलिएगा। ये बेटा अगर सपोज करें कि ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ये जो रेड कलर के एटम नजर आ रहे हैं ये ज्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इनका टेम्परेचर भी ज्यादा है, ये हॉट बॉडी है। और ये आपके पास जो ब्लू कलर के ये भी वाइब्रेट कर रहे हैं, मोशन में है, लेकिन इनकी मोशन कम है, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, इसका मतलब इनका टेम्परेचर भी कम है। ठीक है, तो ये हॉट बॉडी और ये कोल्ड बॉडी है। अब अगर मैं इन दोनों को इन कॉन्टेक्ट लेके आता हूं तो ये आप देखोगे कि ये एटम अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, किसको? कोल्ड बॉडी के एटम्स को। तो ये दैट इज कॉल्ड कंडक्शन, इसे आप क्या कहते हो? कंडक्शन कहते हो। जब आप फिजिकली दो चीजों को आपस में इन कांटेक्ट करोगे, सॉलिड बॉडी को, कौन सी? दो सॉलिड बॉडी को आपस में इन कांटेक्ट करोगे तो एक बॉडी के एटम्स अपनी एनर्जी किसको देंगे? दूसरी बॉडी के एटम्स को ट्रांसफर करेंगे और इस तरह से ये हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, इसको कहते हैं कंडक्शन। खैर इतना ही अभी आपको काफी है, अगला आगे देखें जरा कन्वेक्शन में क्या होता है। हाँ जी बेटा, ये कन्वेक्शन में क्या होता है कि आप फ्लूइड के अंदर होता है ये बेसिकली, जैसे गैस है या लिक्विड है। सपोज करें कि ये लिक्विड है, हमने एक कंटेनर के अंदर लिक्विड लिया हुआ है और ये डॉट्स लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के क्या हैं? पार्टिकल्स हैं। अब मैं अगर यहां पे नीचे कोई बर्नर लगा देता हूं, मैं एक बर्नर लेता हूं और इस बर्नर को लगाऊंगा तो आप ये देख रहे हो कि बॉटम के पास वाले जो एटम्स हैं, चूंकि वो बिल्कुल उनको डायरेक्टली हीट मिली तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो वो ऊपर की तरफ वो उठेंगे, एक्सपैंड होंगे, तो उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन उनकी डेंसिटी तो कम हो गई, वो तो ऊपर की तरफ चले गए, लेकिन जो ऊपर वाले एटम थे वो क्या थे? उनकी डेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा थी। अब वो डेंस वाली चीज किधर जाएगी? वो नीचे की तरफ आएगी। इस तरह से नीचे वाले एटम्स ऊपर जाना शुरू हो गए और जो टॉप सरफेस पे एटम्स हैं वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गए। तो ये एक पार्टिकल्स की मूवमेंट शुरू हो गई, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो फ्लूइड के पार्टिकल्स की इस तरह की मूवमेंट को आप कहते हो कन्वेक्शन। क्या कहते हो? कन्वेक्शन। और इस कन्वेक्शन में तमाम पार्टिकल्स के अंदर मोशन जा रही, जो ऊपर वाले थे, जो कोल्ड थे, जो ज्यादा डेंस थे, जैसे ही नीचे आएंगे तो उनको भी एनर्जी मिलेगी। इस तरह से वो हीट जो आप सिर्फ एक एंड से दे रहे हो वो हीट तमाम पार्टिकल तक ट्रांसफर होती जा रही। वो हीट क्या हो रही बेटा? तमाम पार्टिकल तक ट्रांसफर हो रही है और इस प्रोसेस को आप कन्वेक्शन का नाम देते हो। ठीक है, तो आपने देखा कि हीट को ट्रांसफर करने के दो मेथड सीख लिए, एक दो सॉलिड ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ दो, या एक ही सॉलिड ऑब्जेक्ट के एक एंड का टेम्परेचर बढ़ाओ तो थोड़ी देर के बाद, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर करते जाएंगे। तो एटम्स के थ्रू यहां पे एनर्जी क्या होगी? एक एटम से दूसरे एटम तक ट्रांसफर होती जाएगी। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कंडक्शन। और यहां पे जो ये मूवमेंट हो रही है फ्लूइड के पार्टिकल्स की, ठीक है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, इसको कहते हैं कन्वेक्शन। और इस कन्वेक्शन की वजह से पूरे फ्लूइड के पार्टिकल्स में मोशन आ जाएगी और वो हीट उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी इवनली। लो बेटा, ये बात भी हो गई। एक स्लाइड पे वापस है। अच्छा, ये एक और भी प्रोसेस है। अगर मैं यहां पे क्या करता हूं कि बर्नर लगाता हूं जब नीचे, तो बर्नर में आपको लाइन नजर आती है, लाइन नजर आती है ना, तो वो बेसिकली आप यहां पे, अब ये जो लाइट है ना, ये रेडिएशन है। क्या है?
रेडिएशंस हैं। लाइट, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। तो हमारे पास ये जो लाइट आपको नजर आ रही है, इसके साथ साथ इंफ्रारेड रेडिएशन भी होती हैं जो इनविजिबल होती हैं। कौन सी होती हैं? इनविजिबल होती हैं। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर दाखिल होगी, उससे आप कहते हो कि ये रेडिएशन के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर है। किसके थ्रू ट्रांसफर है? रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर है। अभी चूंकि आपने रेडिएशन के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंडिंग नहीं की, आप फिलहाल इतना याद रखो कि जो हीट है ना, हीट वो इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एंटर हो सकती हैं। ठीक है, तो हीट की ट्रांसफरिंग के 3 प्रोसेसेस आपने अंडरस्टैंड किए, एक कन्वेक्शन, एक कंडक्शन और एक रेडिएशन। रेडिएशन की फॉर्म में जब हीट की ट्रांसफर होगी तो वो किस शक्ल में होगी? इंफ्रारेड। कौन सी? इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में दाखिल होंगी। लो बेटा, ये आपने तीनों जो प्रोसेसेस थे, मैकेनिकली एनर्जी का ट्रांसफर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर और अच्छा, ये हीट स्टोर भी की जा सकती है ना। जब आप किसी बॉडी को हीट करोगे तो एटम्स फास्ट मूव करेंगे और उनकी कौन सी एनर्जी बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। ओवरऑल इन दोनों को जो किसी मटेरियल के पार्टिकल्स की मोशन होती है या उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसको कलेक्टिवली इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो कोई भी सब्सटेंस जो एनर्जी रखता है अपने पार्टिकल्स की मोशन की वजह से या उनकी पोजीशन की वजह से, इट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो जो हीट आपने दी वो हीट किस शक्ल में स्टोर हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी की शक्ल में ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी और आप उस हीट से आगे वर्क भी कर सकते हो। ये गाड़ियों के जो इंजन है, ठीक है ना, इनके अंदर भी यही होता है कि हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो हीट आगे वर्क करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये भी स्टोर की जा सकती है। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब आते हैं बात प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने कन्वर्जन भी पढ़ ली, अब आपने कंजर्वेशन को डिस्कस करना है। इसके लिए हम जरा आते हैं वापस सिमुलेशन की तरफ, वहां से इस बात को सीखते हैं। ये वाली नहीं, इफेक्ट वाली देखो। ये बेटा, इसमें आप देखो जरा कि मैं अगर इस पर्सन को उठा के एक हाइट पे ले जाता हूं, ये मैंने इसको यहां पे एडजस्ट कर दिया, थोड़ा सा नीचे कर लेते। ठीक हो गया बेटा? आप मुझे बताओ इस वक्त इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास। ठीक है, अब मेरे पास ना अगर आप देखो तो इसमें 4 किस्म के कलर आपको नजर आ रहे हैं। एक काइनेटिक एनर्जी के लिए ग्रीन कलर है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए ब्लू है, थर्मल एनर्जी के लिए रेड है और टोटल एनर्जी के लिए ये कौन सा कलर है? ये लाइट ग्रीन, पैरेट कलर कह लें। ठीक है, ये 4 कलर आपको नजर आ रहे हैं। 4 किस्म की एनर्जीज की बात है। इन 3 एनर्जीज की बातें तो आपने कर ली। ठीक है, आपने ये बात की अगर हाइट से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आएगा फ्रिक्शन की प्रेजेंस में तो क्या होगा? बताओ जरा। हाइट पे जब ऑब्जेक्ट होता है इसके पास कौन सी एनर्जी होती है बेटा? पोटेंशियल। और आगे वो किन शक्लों में मिलेगी? और साथ थर्मल एनर्जी, और साथ थर्मल एनर्जी भी होती है अगर फ्रिक्शन वगैरह इन्वॉल्व है। और अगर फ्रिक्शन शामिल नहीं है तो फिर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। और अगर नीचे से ऊपर जाए तो हाँ, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी। और अगर फ्रिक्शन शामिल हो तो काइनेटिक एनर्जी 2 शक्लों में नजर आएगी, पोटेंशियल और हाँ थर्मल एनर्जी की शक्ल में अपीयर होगी। अच्छा, अब जो मैं अभी फ्रिक्शन की एब्सेंस में बात करने लगा, फ्रिक्शन की एब्सेंस में 2 ही एनर्जीज हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही होती है। लेकिन किसी भी पॉइंट पे अगर मैं ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी निकालना चाहूं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल किसकी 2 शक्लें हैं? मैकेनिकल एनर्जी की शक्लें हैं। तो मैं अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। मेरे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी। और आप यहां पे अभी देखोगे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पे क्या रहेगी? सेम रहेगी।
अगर फर्ज करें हाईएस्ट पॉइंट पे बात करते हो और हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सी है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। अगर वहां पे रेस्ट पे है, दोनों को ऐड करो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी बनी, 100। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट नीचे आया फर्ज करें, और नीचे आके एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 70 जूल रह गई, जबकि काइनेटिक एनर्जी 30 जूल हो गई। लेकिन अगर हम दोनों को ऐड करें 30 प्लस 70 100, इसका मतलब जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट आया है वहां पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी फिर कितनी हुई, 100। अब जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल ग्राउंड पे आ जाएगा तो बताओ उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 100। 100 और 0 को ऐड करो, 100। तो ये आपके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पे क्या आ रही, सेम आ रही है। क्या आ रही है, सेम आ रही है, 100 आ रही है। इसी को एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील तो की जा सकती है, लेकिन एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना उसको खत्म किया जा सकता है। हाँ, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो सकती है। टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहां पे इसको जरा चेक करो कि मैं अगर ये यहां पे लगाता हूं और ये आप पाई चार्ट भी लगा लें, अब मैं इसको रन करता हूं, स्लो जरा कर लेते हैं। अभी आप चेक करो, इसको भी थोड़ा, ये चलो खैर इसमें पहले ऐसे कर लें। जरा देखिए, ये हमारे पास टोटल एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, वो कितना आ रहा है, 3513.5। अच्छा, मैं जरा इसको यहां पे लगा देता हूं, ठीक है। 3513.5 जूल थी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे देखते हैं जरा, जब ये यहां से गुजरेगा तो आपके पास ये वैल्यूज आएंगी। अभी चेक करते हैं इसको, जी बेटा देखो कितनी है टोटल, उतनी है। अच्छा, मैं इसको इधर लगा देता हूं यार, ठीक है, इधर रख के देख लेते हैं। तो अब अगेन यहां से जब गुजरेगा, देखो, हाँ ये कन्वर्ट होती रहेगी, इनकी वैल्यू तब्दील होती रहेगी अगर मैं डिफरेंट पॉइंट पे देखूंगा, लेकिन जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हर पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये आपने सीख लिया कि जो एनर्जी है दैट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट दैट विल रिमेन कांस्टेंट, ये सेम रहेगी। तो इसको कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो ये पॉइंट भी आपने सीख लिया। इसके बाद जरा स्लाइड पे आइएगा, चलें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।